तो चलो भैया मेरे, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन मैकेनिज्म क्लास 12th का। तो आज हम लोग सेकेंड लेक्चर उसका स्टार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में याद करो हम लोगों ने पढ़ा था टाइप ऑफ रिएक्शंस, वन स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शंस। वन स्टेप रिएक्शंस में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता था, मल्टी स्टेप रिएक्शंस में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ था। फ्री एनर्जी डायग्राम भी हम लोगों ने पढ़ा था, और याद करें आप लोग हैमंड्स पोस्टुलेट भी पढ़ा था। तो हैमंड्स पोस्टुलेट जो था वो ये था कि किसी भी ट्रांजिशन स्टेट में किसके कैरेक्टर दिखेंगे, मतलब किसकी प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट हो रही होंगी उस ट्रांजिशन स्टेट में। तो याद करो हैमंड्स का ये कहना था कि किसी भी ट्रांजिशन स्टेट में उस पार्टिकल्स या फिर उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट होंगी जो उस ट्रांजिशन स्टेट के पोटेंशियली मोर क्लोज होगा। तो भैया जैसे अगर आप ये पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये है ग्राफ एंडोथर्मिक रिएक्शन का। आपको पता होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर आप इस वक्त देखें तो भैया इस ट्रांजिशन स्टेट के पोटेंशियली क्लोज कौन है? प्रोडक्ट। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट पोटेंशियली ज्यादा क्लोज है तो इसका मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट में प्रोडक्ट के कैरेक्टर ज्यादा दिखेंगे, या बोलते प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज दिखेंगी। तो जिन बातों से प्रोडक्ट स्टेबल हो जाएगा हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट भी स्टेबल हो जाएगी। अच्छा, ट्रांजिशन स्टेट अगर स्टेबल हो जाएगी तो इसका पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि इन एंडोथर्मिक रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट वुड रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज एज लाइक प्रोडक्ट, मतलब बिल्कुल प्रोडक्ट जैसा यहां पर दिखेगा। ऐसे ही भैया अगर कोई मान लो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में प्रोडक्ट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम। तो अगर आप देखोगे तो इस ट्रांजिशन स्टेट में भैया रिएक्टेंट के कैरेक्टर दिखेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट इस ट्रांजिशन स्टेट के मोर क्लोज है पोटेंशियली। तो अगर आप देखो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट वुड रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज एज लाइक रिएक्टेंट। अब जैसे याद करो मल्टी स्टेप जो रिएक्शंस होती थी वहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता था। अब जैसे ये जो हम ग्राफ ले रहे हैं, अगर आप ध्यान दें भैया, पहले हुआ देखो कन्वर्जन क्या हुआ, रिएक्टेंट का इंटरमीडिएट में और फिर इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट में। और याद करो कि कोई भी ग्राफ होता था तो उसमें जितने भी मैक्सिमा होते थे वो ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, और जितने मिनिमा होते थे वो भैया इंटरमीडिएट को रिप्रेजेंट करते थे। तो अगर इंटरमीडिएट आप थोड़ी देर के लिए कार्बोकेटाइन एज्यूम कर लें, तो भैया अगर आप कार्बोकेटाइन एज्यूम कर लोगे तो अब बात करो इस ट्रांजिशन स्टेट में किसके कैरेक्टर दिखेंगे। तो ये ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के अगर देखा जाए तो पोटेंशियली किसके क्लोज होगी? भैया इंटरमीडिएट की। तो अगर ये ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट के क्लोज है तो इस ट्रांजिशन स्टेट में इंटरमीडिएट की प्रॉपर्टीज दिखेंगी, मतलब इंटरमीडिएट के कैरेक्टर दिखेंगे। अब अगर आप देखो हमने माना है इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन, तो भैया अगर कार्बोकेटाइन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, या फिर बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है, तो ये इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा हम बोलेंगे ये ट्रांजिशन स्टेट भी उतनी ज्यादा स्टेबल बनेगी। और अगर ट्रांजिशन स्टेट उतनी ज्यादा स्टेबल बनेगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और एक्टिवेशन एनर्जी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो भैया रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट। तो हम ये बोलेंगे कि अगर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा यानी इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। तो ये भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे, हैमंड्स पोस्टुलेट का यूज कर सकते हैं। अब ऐसे ही
इंटरमीडिएट के बारे में हमने डेफिनेशन पिछले टर्म पे बता भी दिया था कि पहली बात तो ये कि इंटरमीडिएट भैया कभी भी रिएक्टेंट नहीं हो सकता और ना ही प्रोडक्ट होता है। ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन बनते हैं कम टाइम के लिए। लेकिन एक बहुत खास बात होती है कि जो इंटरमीडिएट बना है, अगर आप थोड़ी देर के लिए समझें, एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे यहां रिएक्टेंट से मान लो यहां तक पहुंचने में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन मान लो हो गया, तो जैसे इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी नीचे क्यों आती है? पोटेंशियल एनर्जी ये इसलिए नीचे आती है जिससे वो थोड़ा अपने आप को स्टेबल फील कर सके, मतलब अपने आप को स्टेबलाइज कर सके, तो इसीलिए ये ग्राफ थोड़ा नीचे आता है। तो अगर कोई कार्बोकेटायन है या कोई भी इंटरमीडिएट है तो उसको इतनी स्टेबिलिटी मिले जिससे वो एग्जिस्ट कर सके कुछ टाइम के लिए। तो इसीलिए देखो हमने लिखा है, और भैया इतना तो सबको पता है कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, और हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी मतलब भर की क्या होती है, ज्यादा होती है। अब अगर आप ध्यान दें तो ए हाईली अनस्टेबल स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बट हैविंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ स्टेबिलिटी सो दैट दे कैन एग्जिस्ट। बाकी हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप लोग पढ़ लेना। अब देखो, जैसे एक चीज और बताएं, अगर आप देखो थोड़ा सा कि भैया वन स्टेप रिएक्शन याद करो, रिएक्टेंट से स्टार्ट होकर सीधा प्रोडक्ट पर आके के रुकती थी, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता था। अब हम इस चैप्टर की पूरी आपको समरी बताने जा रहे हैं, मतलब इस चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम किस हिसाब से आपको इसमें चीजों को पढ़ाएंगे। अब थोड़ी देर के लिए आप ये मान लें कि इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटायन है। अच्छा, इंटरमीडिएट अगर कार्बोकेटायन है, हम इससे एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरा, इस वाले से। तो इंटरमीडिएट अगर कार्बोकेटायन है तो इसका मतलब ये है, ये था हमारा भैया रिएक्टेंट। तो पहला स्टेप अगर आप देखेंगे तो भैया क्या होगा, रिएक्टेंट का कन्वर्जन होगा किसमें, इंटरमीडिएट में। तो होगा क्या कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी तरीके से इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन सकता होगा, हम सबको एक साथ बता देंगे। मतलब कि जितने भी तरीके होंगे कार्बोकेटायंस बनने के, हम सभी तरीके आपको बता देंगे। अच्छा एक बात बताओ, तो हमारा यहां पर अगर आप देखोगे तो पहला स्टेप बताओ क्या होगा। मतलब हम पहली हेडिंग लगाएंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो जब हम हेडिंग लगा देंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, तो जितने भी तरीके से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटायन बन सकता होगा बना देंगे। यानी कि हम आपको यहां पर आकर के रोक देंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब मान लो हमने 4-5 रिएक्शंस दिया, एक रिएक्शन 4-5 रिएक्शन दे दिया। अब आपसे अगर हम ये पूछ लें कि कौन कौन सी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन जाएगा, कौन से में नहीं बनेगा, तो आपको हर एक तरीके पता है कि सर इसमें बन जाएगा, इसमें नहीं बनेगा, इसमें बन जाएगा, इसमें नहीं बनेगा। तो आप लोगों को कार्बोकेटायन बनाना आ गया। और जब कार्बोकेटायन बनाना आ गया, उसके बाद आप सरप्राइजिंगली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात देखेंगे कि जो कार्बोकेटायन हैं वो अपने आप को एक नए कार्बोकेटायन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ध्यान से समझना बात। मतलब रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से बना कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना है, ये अपने आप को एक नए कार्बोकेटायन में चेंज कर रहा है।
तो इसी को बोलते हैं हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अब अगर आप समझें तो भैया ये था हमारा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। अब ये मान लो कि अपने आप को रीअरेंज करके एक नए इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। अब ये है इंटरमीडिएट 2 और ये है इंटरमीडिएट 1। तो अब क्या होगा, पहला स्टेप हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो हमारी दूसरी हेडिंग होगी, अब ये जो कार्बोकेटाइन बना है, अब ये कार्बोकेटाइन क्या क्या कर सकता है, मतलब ये अब कितनी टाइप ऑफ रिएक्शंस या फिर कितने तरीके से ये अपने आप को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकता है, वो हम पढ़ेंगे। तो हमारी जो सेकंड हेडिंग होगी वो होगी रिएक्शंस शोन बाय कार्बोकेटाइन। अब रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटाइन में सबसे पहला हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन की बात होगी तो वहां पर भी हम आपको जितने भी कार्बोकेटाइंस बने हैं वो सब कैसे रीअरेंज करेंगे, कब रीअरेंजमेंट करेंगे, कब रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, वो सब पूरा एक साथ सीख लेंगे। तो भैया जब आप पूरा एक साथ सीख लोगे तो इसका मतलब आप कहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, इंटरमीडिएट 2 तक। तो पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। दूसरा स्टेप क्या होगा, रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटाइन। अब रिएक्शन शोन बाय कार्बोकेटाइन में पहला केस क्या होगा कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो चुका है, मतलब यहां से यहां आ चुके हैं। अब फिर उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप होगा कि कोई भी कार्बोकेटाइन किस तरीके से एक प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि कोई भी कार्बोकेटाइन फाइनली वो प्रोडक्ट में कितने तरीके से कन्वर्ट हो सकता है, वो सीख लेंगे। फिर उसके बाद हम आपको क्वेश्चन देंगे, ये है रिएक्टेंट और बनाओ प्रोडक्ट, तो आपको आता है। अगर ये रिएक्टेंट कार्बोकेटाइन बना सकते होंगे तो आप बना लोगे कार्बोकेटाइन। अब आपको ये भी पता है कि ये रीअरेंजमेंट करेगा कि नहीं करेगा, और अगर ये रीअरेंजमेंट करेगा तो रीअरेंज करके क्या बनेगा ये भी पता है। अब रीअरेंजमेंट हो चुका है, उसके बाद आपको ये भी पता है कि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो वो भी आप कर लोगे। तो ये है हमारा पूरे इस चैप्टर का स्ट्रक्चर। अब इसमें एक चीज और आएगी, सबसे बड़ा मुद्दा तो इस बात का होगा कि भैया आपको A+B मान लो दे दिया गया, तो जब A+B दे दिया गया तो रिएक्शन की शुरुआत कैसे करोगे, मतलब मेन मुद्दा होता है कि रिएक्शन की स्टार्टिंग कैसे की जाए। तो भैया आप लोगों को इतना तो सबको पता है कि कोई भी रिएक्शन हो, अगर रिएक्शन होना है तो वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए। अच्छा, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन कराना है, इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होगा। अब जैसे मान लो 2 लोग हैं, तो भैया जब रिएक्शन हो रही होती है तो वहां पर कोई एक ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है और कोई एक ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। अब होता क्या है कि जैसे आपको दे देगा कि ऐसे समझना थोड़ा सा, मान लो दे दिया गया A+B, ऐसे दे दिया गया, तो इन दोनों में कोई एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा और कोई एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। अच्छा, एक बात और बता दें, अभी इस चैप्टर में हम इस टाइप की रिएक्शंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, मतलब 1 स्टेप रिएक्शंस जो हैं इसको आगे चल के पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझना बात को पूरा कायदे से, कि जो
ए और बी हैं, इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। अब आपको ये पहचानना होगा, वो कैसे पहचानेंगे वो सब हम लोग अभी आपको डिस्कस करके बताएंगे। अब जैसे इसी को एक दूसरे फॉर्म में लिख देता है ए, ऐसे लिख देता है बी। देखो ये चीज वही है जो ऊपर लिखी है, बस लिखने का अंदाज केवल बदल गया। अब इसको हम जानते हो क्या पढ़ते हैं कि बी जो है ए पर अटैक कर रहा है, पढ़ेंगे बी ए पर अटैक कर रहा है। हालांकि उल्टा भी आप पढ़ सकते हैं कि ए बी पर अटैक कर रहा है। तो जब ये बी ए पर अटैक करेगा तो इसी को हम बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट। भैया हम बोलेंगे इसको अटैकिंग रिएजेंट। अब ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये दो प्रकार का हो सकता है। एक ऐसा हो सकता है कि जब ये यहां पर अटैक करे तो इसका इलेक्ट्रॉन ले ले, और या ऐसा भी हो सकता है कि जब ये इस पर अटैक करे तो अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दे। तो इस वजह से अगर अटैकिंग रिएजेंट देखा जाए तो भैया कितने प्रकार के बन गए? दो। तो हम बोलेंगे दे आर टू टाइप्स। अब एक होंगे जो इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे, एक होंगे जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होंगे। अब आप क्या बोलोगे? अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। ये बात गलत होती है, ये बात गलत होती है, ध्यान रखना। भैया एक बात बताओ, दुनिया में कोई संतुष्ट नहीं है। बहुत दुनिया में लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास होता है लेकिन फिर भी उनकी इच्छा होती है लेने की। तो ये कभी ना कहना कि जिनके पास होता है वो केवल लेते ही हैं इलेक्ट्रॉन। नहीं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन देंगे, बात ठीक है। ऐसे ही अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो देगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन भैया वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, जिसमें सबसे पहला होगा जो इलेक्ट्रॉन लेंगे, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं हम बोलते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की अगर बात करें तो भैया ये बात तो सबको पता है, हम ये बात कह रहे हैं कि ये ऐसे रिएजेंट हैं कि जब ये अटैक करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अच्छा एक बात बताओ जरा सोच करके कि अगर कोई भी है पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है, बहुत केयरफुल्ली कायदे से ध्यान से सुने बात को, कोई ऐसा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है। अच्छा जरा दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन कोई गेन कब कर पाएगा? जब ऑर्बिटल खाली। कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन तब कर पाएगा जब ऑर्बिटल खाली हो। थोड़ा और सोचो, ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्बिटल खाली हो सकता हो। ध्यान रखना बहुत कान खोल के बात, कि इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास ऑर्बिटल खाली हो, और वो भी हो सकता है जिसके पास ऑर्बिटल खाली हो सकता हो। ध्यान रखना, केस फर्स्ट वाला जो हम लेंगे वन स्टेप रिएक्शंस का,
वहां पर आपको दिखाएंगे, आपको पूरा ऑर्बिटल खाली नहीं नजर आएगा, वहां पर आप देखोगे कि ऑर्बिटल खाली हो सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा होगा। तो बात को ध्यान में रखना। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा भैया, विच हैव वैकेंट ऑर्बिटल, भैया बोल सकते हैं ऑर्बिटल में बी वैकेंट, भैया ऑर्बिटल खाली मिल जाए या वैकेंट हो सके। दूसरी बात, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो भैया हम ये भी बोल देते हैं कि दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो भी, हालांकि देखो एक बात बता दें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना जरूरी नहीं है। आप केवल इतना बोलोगे अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, चाहे डेफिशिएंट हो या ना हो। एक बात और ध्यान रखना कि जैसे अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, कुछ केस ऐसे भी होंगे आपको दिखाएंगे, चलो पहले ये बता दे तब बताएं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली बात आ गई। अच्छा एक बात और, एक नाम आपने सुना होगा लुईस एसिड। लुईस एसिड, तो जो लुईस एसिड होते हैं आपने पढ़ा होगा, दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन पेयर में हम बोलते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर। अच्छा तो एक बात बताओ, लुईस एसिड, अच्छा एक खास बात और, इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन ले। अब वो चाहे एक इलेक्ट्रॉन ले चाहे दो इलेक्ट्रॉन ले, इससे मतलब नहीं है। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ऐसे ही लुईस एसिड भी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये भी ध्यान रखना कि लुईस एसिड भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। अब एक बात और, अगर इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं वे, इनकी कई कैटेगरी होती है। तो आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा एक चीज और, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हैं, इनको अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज लाइक इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक। अच्छा फिलिक का मतलब होता है लवर, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो हैं इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। अच्छा इलेक्ट्रॉन लवर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब जो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं, अगर हम इनको देखें तो सबसे पहला केस होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। तो भैया ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल वाले पहला हम केस ले रहे हैं। अगर आप इसमें एग्जाम्पल लें तो भैया एग्जाम्पल ले सकते हैं, H+ ले सकते हैं, D+ ले सकते हैं, T+ ले सकते हैं, Cl+ ले सकते हैं, Br+ ले सकते हो, I+ ले सकते हो, NO+ ले सकते हैं, NO2+ ले सकते हैं, CH3+ ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आप और आ जाएं बेंजीन पर प्लस
RC डबल बॉन्ड हो, इस पर प्लस ले लिया गया, CH3 CH2 या CH3CH CH3 इस पे प्लस ले लिया, ETC। अब अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो भैया ये सब ऐसे हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं और इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल होता है भैया हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और या इन्हीं को हम बोल देते हैं फ्री रेडिकल, और ये न्यूट्रल होंगे। तो अगर आप इसमें एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इसमें ले सकते हो जैसे हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन, D T Cl रेडिकल, Br रेडिकल, I रेडिकल, NO रेडिकल, NO2 रेडिकल, CH3 रेडिकल, या कॉमन लिखो तो कोई एल्किल ग्रुप है तो R फ्री रेडिकल बन गया, या फिर आप OH फ्री रेडिकल भी ले सकते हैं, या फिर RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ये तमाम हो जाएगा। सेकंड केस होता है। तीसरा केस अगर आप देखोगे तो भैया न्यूट्रल हैविंग वैकेंट p या d ऑर्बिटल। तो जो न्यूट्रल होंगे और उनके पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल मिलेगा, तो भैया ये वाला जो केस है इसको ध्यान से समझें, और हम क्या इसी को बोल देते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा भी हो सकता है और 8 से कम भी हो सकता है। मतलब एक हाइपरवैलेंट जिनके पास 8 से ज्यादा होगा, एक हाइपोवैलेंट जिनके पास 8 से कम होगा, वो सब इसमें आ जाएंगे। तो इसमें अगर आप एग्जांपल लें तो भैया देखो p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल किनके पास खाली होता है, जैसे आप आ जाए बोरॉन, और भैया बोरॉन का मतलब भिखारी, और भिखारी मतलब कटोरा खाली। तो ये जैसे बोरॉन का कोई भी कंपाउंड ले लें, BCl3 ले लो, B2H6 ले लो, एल्युमिनियम का ले लो AlCl3, और कोई ऐसा एलिमेंट ले लो जो थर्ड पीरियड का हो या थर्ड पीरियड के नीचे का हो। तो भैया जो थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के नीचे वाले होते हैं उनके पास भी आप देखेंगे तो d ऑर्बिटल खाली मिलेगा। जैसे आप ले लें SiCl4 ले लें, PCl3 ले लो, PCl5 ले लें, SbCl5 ले लो, BeCl2 ले लो। अब कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट भी ले सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में आप भैया ZnCl2 ले सकते हैं, FeCl3 ले सकते हैं, HgCl2 ले सकते हो, और भी तमाम ले सकते हैं। तो भैया ये सब जो हैं ऐसे हैं जिनके पास वैकेंट p या d ऑर्बिटल खाली मिल जाएगा। ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं। ऐसे ही चौथा केस जो होता है इसमें ये वाले बहुत अजीब होते हैं। ये होते हैं कंप्लीट ऑक्टेट वाले, और यह बोलते हैं, इसी का एक दूसरा वर्जन और भी हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रोफाइल आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो बात दोनों एक ही होती है। अब
अब आइए हम लोग एक एक करके इसको डिटेल में समझते हैं। एक चीज और, देखो पॉजिटिवली चार्ज हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। और एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे अब होता क्या है, इनको थोड़ा सा हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जमाने में चंबल घाटी में डाकू रहते थे, डकैत। अब वो डकैत क्या करते थे भैया, लूटते भी थे और मारते भी थे। तो ऐसे ही ये वाले होते हैं, बिल्कुल बहुत खतरनाक ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। मतलब ये ऐसे समझो कि ये बिल्कुल दूरबीन लगा करके देखते हैं कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और जहां कहीं इलेक्ट्रॉन दिखा तुरंत जा करके लूट लेंगे। तो ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव। तो केस फर्स्ट जो है भैया समझ लो, ये बिल्कुल डाकू जैसे होते हैं, ये डकैत की कैटेगरी होती है, हाईली रिएक्टिव। और ये जो केस थर्ड है, ये भी बिल्कुल है वैसे ही, क्योंकि यहां पर भी वैकेंट ऑर्बिटल है और यहां पर भी वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ दुनिया में लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अजीब होते हैं। वो लेना तो चाहते हैं लेकिन दिखाते नहीं है कि हमें चाहिए। तो ये वाले बिल्कुल उस टाइप के होते हैं। और जो दूसरा है, इसको आप समझो भैया, दूसरे में देखा जाए तो अनपेड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल वाले, ये जो हैं इनको हम सेकंड कैटेगरी जो है, इनको हम चोर की कैटेगरी रखते हैं। और ये जो थर्ड कैटेगरी है, इसको रखते हैं भिखारी। पूरा एक एक करके समझा रहे हैं। और ये जो ये वाली कैटेगरी है, इसको बोलते हैं दान पात्र की कैटेगरी। अब एक एक करके कायदे से इनको समझना। देखो भाई, पहला वाला तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, डाकू, आपको पता है डाकू का एक्शन क्या होता है। अब अगर आप कोई चोर है मान लो, तो चोर क्या करेगा कि वो चुपके से, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है चोर। चोर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, बस उसका काम है यार उसको मिल जाए किसी तरीके, मतलब उसकी आत्मा चाह रही है, अगर मिल गया तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि भैया लूट लेंगे और 2-4 थप्पड़ भी लगा देंगे, ऐसा नहीं करेगा वो। तो ये जो सेकंड कैटेगरी है वो चोर की कैटेगरी होती है। अब एक होते भिखारी। भिखारी क्या करते हैं, कटोरा लिए रहते हैं और मांगते रहते हैं, दे दो दे दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो चुरा ले। अगर आप देखोगे, डकैत, चोर और भिखारी, इन तीनों के रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भैया एक्टिव कौन होगा, डकैत, उसके बाद होगा चोर। भिखारी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता, वो तो भैया बैठा होता है मंदिर के सामने बाहर खड़ा रहता है, भैया भीख मांगता रहता है, जो जिसकी इच्छा होती दे देता है। अब ये जो फोर्थ कैटेगरी है, कंप्लीट ऑक्टेट वाले। अब हमने ये कहा कि भैया एक बात बताओ, ये बहुत ही अजीब होते हैं, ये बहुत नालायक होते हैं। अरे यार, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, फिर इनको क्या दिक्कत है। अरे अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो बात भी समझ में आती कि भैया इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए, चलो दे देते। अब हुआ क्या, जैसे एक एग्जांपल समझा रहे हैं। ऐसे समझो कि एक दिन भैया हम मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे। तो एक दिन हुआ क्या कि CO2 दिख गया मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ। तो हमने कहा CO2 से, आज इधर कहाँ? तो कह रहा है कि सर मॉर्निंग वॉक पे आए हैं। हमने कहा ना, सच बताओ, मॉर्निंग वॉक पे आए हो कि कोई और बात है? तो फिर पास आ करके धीरे से कान में बोल रहा है, सर इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो हमने कहा, नालायक, भगवान का दिया हुआ तेरे पास सब कुछ है, फिर तुझे क्या दिक्कत है? तो कह रहा है कि सर टेंशन रहती है थोड़ा बहुत,
हमारा दर्द दुनिया वाले नहीं जान सकते। उनको तो लग रहा है कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं और हम बिल्कुल फिट हैं, लेकिन जब अपनों ने ही लूट लिया हो तो दर्द तो होएगा ही, और वो दुनिया वालों को पता नहीं चलेगा। वो कह रहा है कि सर, हमसे जो 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं ये हमारे सर पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं, और इनके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देने से सर हमें टेंशन रहती है हमेशा। और अगर कहीं ऐसा हो गया कि अगर इन्होंने फुल्ली पोलराइज्ड कर दिया तो हमारा तो ऑक्टेट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने CO2 से कहा चल भाग, और सबसे खास बात यह है कि वो भाग भी गए। ये वाले जो हैं वो इसी कैटेगरी के होते हैं, भाग गया। इसका मतलब समझो बात को कि ये ऐसे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं कि अगर इनको इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ले लेंगे, ना मिले तो नहीं लेंगे। और एक खास बात और कि अगर इलेक्ट्रॉन लेने में कहीं मेहनत पड़ रही हो तो ये कहेंगे भाड़ में जाओ, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। तो ये वाली जो कैटेगरी है वो ये होती है, इसीलिए बोलते हैं दान पात्र। दान पात्र का मतलब ये है भैया, ऐसे समझो कि जैसे दान पेटी है तो वो ऐसा तो है नहीं चिल्ला चिल्ला कहती है दान डालो दान डालो। श्रद्धा से जो दान दे देगा तो दान पेटी भी उस दान को रख लेगी। तो ऐसे ही ये वाले होते हैं कि जो इस कैटेगरी में आते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा। जैसे एग्जांपल लें तो भैया CO2 ले सकते हैं, तो C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो यहां पर C पर पॉजिटिव दिखेगा। ऐसे ही अब अगर C डबल बॉन्ड हो आ गया तो आप थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हो। कार्बोनिल ये दिख रहा है, एक हिसाब से देखा जाए तो कार्बोनिल। अब फिर पूरा ऑर्गेनिक की कैटेगरी, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में चले जाओ, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन RC डबल बॉन्ड हो, ईस्टर। अब आप एमाइड भी ले सकते हो, बस इनकी रिएक्टिविटी का फर्क होगा, पॉजिटिव कहीं ज्यादा दिखेगा कहीं कम दिखेगा, वो तो बाद में देख लेंगे। ऐसे ही तो यहां पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन लेना कौन चाहेगा? कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। ऐसे इसमें आप SO2 भी एग्जांपल ले सकते हैं, SO3 भी ले सकते हैं। और या इसी को जो हमने अभी बताया इलेक्ट्रोफाइल आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इसका पाई बॉन्ड अगर तोड़ दें, तो अगर तोड़ दोगे तो भैया दिखेगा क्या? C पर पॉजिटिव दिखेगा और डबल बॉन्ड हो। तो ये अब आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और एक बात और ध्यान रखना कि भैया जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनको E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर E+ लिख दे तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब अगर जैसे मान लो, और ये जो दूसरी कैटेगरी हमने लिख दी इलेक्ट्रोफाइल आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, तो अगर आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड में जैसे अगर आप भैया HOCl ले लें, तो अगर HOCl ले लोगे तो भैया देखो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन अगर आप इस बॉन्ड की ब्रेकिंग कर दें, ये भी क्लोरीन वही बात बोल रहा होगा क्या कि सर ऑक्सीजन ने क्लोरीन पर या फिर ऑक्सीजन ने हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रखा है, अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो थोड़ा सही रहे। तो ये ऑक्सीजन OH- के रूप में निकलेगा, Cl+ OH-, तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ऐसे ही अगर आप NOCl ले लें, तो भैया अगर आप NOCl लोगे तो यहां Cl इलेक्ट्रॉन निकल लेके जाता है और बनता है NO+ और Cl-। तो इस टाइप के भी मिल जाएंगे। और एक दो एग्जांपल हम बॉन्ड ब्रेकिंग वाले करा दे रहे हैं। जैसे अगर आप इसमें एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे मान लो BrCl हो, तो BrCl में अगर देखे जाए तो भैया क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहां पर Br+ एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा। ऐसे ही अगर आप
ICl ले लो, तो ICl में ये टूट करके I प्लस और Cl माइनस ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अच्छा एक बात और, इस कैटेगरी में एक वो भी आएंगे हैलोजन वाले Cl2, Br2 और I2, इनके पास भी d ऑर्बिटल खाली मिलेगा। तो ये इतना तो हो गया भैया टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब एक चीज और होता है, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मल चार्ज से होते हैं, ये थोड़ा सा समझना। फॉर्मल चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल, अब जैसे अगर आप एक एग्जांपल लें कि NH4 प्लस और H3O प्लस, भैया अगर आप ध्यान दें तो ये जो है अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन खास बात ये होती है कि इनका जो H प्लस आयन होता है वो फ्री नहीं होता, और फ्री ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल पुअर हो जाते हैं। अगर आप देखोगे तो NH4 प्लस में भैया ये जो अमोनिया है, अमोनिया ने H प्लस आयन को अपना लोन पेयर गिफ्ट करके रखा है। तो भैया अगर H प्लस को अपना लोन पेयर अमोनिया ने गिफ्ट कर दिया तो जरा सोच करके बताओ, अब ये H प्लस हमेशा किसके साथ बना रहेगा? नाइट्रोजन के साथ। अब अगर मान लो बाय द वे अमोनिया से कोई बढ़िया इलेक्ट्रॉन देने वाला आ जाए तो ये अब इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा, तब ऐसा पॉसिबल होगा। तो हम ये बोलते हैं यहां पर H प्लस आयन फ्री नहीं है, फ्री ना होने की वजह से ये गुड इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते। ऐसे ही H3O प्लस में आप देखेंगे तो ये H3O प्लस जो होगा H2O प्लस H प्लस आयन, इसमें भी वही होगा, OH प्लस आयन को इलेक्ट्रॉन देके बना लेगा H3O प्लस। तो भैया यहां पर भी बिल्कुल सेम केस होता है। और एक चीज और लास्ट में भी बता दे रहे, जैसे भैया देखो कार्बन ने अगर 2 बॉन्ड बना लिया, तो अगर कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड में हो, तो इनको हम बोलते हैं कार्बीन। और ये जो कार्बीन है इसको भैया हम ट्रिपलेट बोलते हैं, और ये जो कार्बीन है इसको हम सिंगलेट बोलते हैं। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं भैया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल होंगे, ध्यान रखना। कार्बीन्स आर आल्सो इलेक्ट्रोफाइल। अब एक लास्ट बात और बची हुई है कि जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं भैया, इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड में अंतर समझ लें। जैसे अगर आप ध्यान दें CH3 फ्री रेडिकल, अब ये इतना तो सबको पता है कि भैया कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखा है और 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो ये अगर देखा जाए तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो ये नॉट लुईस एसिड। भैया ये लुईस एसिड नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, हेंस इट इज इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है लेकिन लुईस एसिड नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा ले लें, मान लो यही ले लिया जाए CH3 प्लस, तो अब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब जरा सोच करके बताओ भैया, इसको अब कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो ये है
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अच्छा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्टर है, तो इसका मतलब इट इज इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसलिए इट इज लुईस एसिड। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो भैया ये लुईस एसिड भी है और इलेक्ट्रोफाइल भी है, लेकिन ये लुईस एसिड नहीं है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है। तो फाइनली हम ये बोलते हैं कि ऑल द लुईस एसिड आर इलेक्ट्रोफाइल बट ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर नॉट लुईस एसिड। तो ये इतना तो हो गया भैया इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे और न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करेंगे और हम सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।